जून 2018 से सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर चार्ज लिए हुए। जब इतनी विपरीत परिस्थिति है जम्मू और कश्मीर की, तो वहां एक परमानेंट डीजी भी नहीं रख पा रहे हैं। नवंबर 23 के बाद से कोई परमानेंट डीजी ही नहीं है। और जो वर्तमान डीजी RR स्वैन साहब हैं, उनकी भाषा आप देखिए वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो टेररिज्म बढ़ रहा है, जो आतंकवादियों के इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, उसमें रीजनल पार्टीज का रोल है। लगभग 5.5 साल से कश्मीर का जो घाटी वाला इलाका है, वहाँ पे मानवाधिकार से लेकर मूलभूत सुविधाओं तरीके सबको कुचल के रख दिया गया है कि जिस इलाके में लगभग 5 लाख सुरक्षा बल लगातार 5 साल से घर घर एक एक व्यक्ति को मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें यदि अफगानिस्तान से चल के आतंकवादी आ जाते हैं, AK-47 लेकर आ जाते हैं, हैंड ग्रेनेड्स लेकर आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों की नीयत पर सवाल उठता है। और सबसे दुर्भाग्य ये है कि हमारे सुरक्षा बल के जवान मारे जा रहे हैं। जिस एक व्यक्ति पे आतंकवाद में बम फोड़ने की चार्जशीट चली है, उसको आप शंकराचार्य बनाकर अपने राजभवन में बुला लेते हो। यानी अब मुझे लगता है बाजार में 2 केले दिखेंगे, राम केला, रहीम केला। है ना? अल्लाह का आम, भगवान का आम। अब जो केरल से नारियल आ रहा है, वो पता नहीं किस मुसलमान के खेत से उगा है, क्रिश्चियन के खेत से उगा है। तो उसको जब नीचे उतरे तो उस पर चांद, तारा या क्रॉस का निशान बना के बेचना पड़ेगा कि ईसाई का नारियल है ये। फौज का जो पेनिट्रेशन है वो घर घर इतना जबरदस्त है कि वो ये तक देख पा रहे हैं कि किसके किसके फोन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN काम कर रहा है। अगर आपको ये तक मालूम है कि किसके किसके फोन में VPN काम कर रहा है, तो आपको ये कैसे पता नहीं चल पाता कि सैकड़ों हजारों की संख्या में असलाहा, गोला बारूद फ्रंटियर के अंदर चला आता। आप अध्यापकों की ऑनलाइन हाजिरी कर रहे हैं। आपके यहाँ पर 80% प्राथमिक विद्यालय, 85% प्राथमिक विद्यालय रूरल एरिया में। आप पहले आपका जिलाधिकारी ये इंश्योर करके बताए कि हर जगह ऑल वेदर रोड है। अगर वहां बिजली है, अगर वहां 2-2 फुट का कीचड़ होगा तो आदमी कैसे जाएगा बरसात? बिजली भी नहीं है। सही बात। 48-49 टेम्परेचर में वो जो गरीब बच्चे एक कमरे के स्कूल में कैसे बैठते हैं, और जाहिर है कि टीचर भी साथ में बैठता है। टीचर भी ह्यूमन है, वो अनह्यूमन आपने पूरा तंत्र बना रखा है। वो टीचर के पास काम कितने हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि टीचर आवारा पशुओं को भी पकड़ेगा और घेरेगा, उनकी भी गिनती करेगा। मट्टी का तेल वो बांटेगा, राशन कार्ड वो बांटेगा, चुनाव वो कराएगा, जनगणना वो कराएगा, बच्चों को स्कूल ले जाने का एनरोलमेंट वो करेगा। तो आप ये भी तो सोचो कि जब आपने उसको मल्टीटास्किंग बना रखा है, तो उसको आपने क्या फैसिलिटी दी है? असम के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, वो ये भूल गए हैं कि वो भारतीय संविधान से चुने गए हैं। तो अनुच्छेद 164 है, वो उससे आते हैं। संवैधानिक मर्यादा उनको समझनी पड़ेगी। वो एक फर्जी डाटा दे रहे हैं, कह रहे हैं आज मेरी जिंदगी का सबसे कठिन समय है। आज मेरे लिए जीने मरने का सवाल ये है कि मुस्लिम पॉपुलेशन 1951 में 12% से आज 40% हो गई। जबकि तथ्य ये है कि 1951 में वो 24% थे, आज 2011 की सेंसस के हिसाब से वो 34%। लेकिन आप 10 साल से 8 साल से सत्ता में हो, आपने उस पे क्या किया? क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा है, वो सीमा से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट की तो फौज लगती भी नहीं है वहां पर। तो आप क्या कर रहे हैं? पिछले बाढ़ में केवल 16 जिलों में बाढ़ थी, इस बार 24 जिलों में बाढ़ है। तो ये जीवन मरने का प्रश्न नहीं है उनके लिए। अकेले काजीरंगा में आज की तारीख तक 10 तो गेंडे मर चुके हैं, है ना? उनको अपने राज्य की चिंता नहीं है। वहां पर आपको बताऊं कि कुछ जिलों में कांग्रेस की टीम नाव के जरिए राहत सामग्री लेके गई है, जहां पर राज्य सरकार की सामग्री नहीं गई, क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाका है। जब अकबरपुर और मुस्लिम इस्लामपुर सरीखी बस्तियों पे बुलडोजर चल रहा था, तब सबको कुकरेल नदी की चिंता हो रही थी। जब वो बुलडोजर का रुख पंतनगर की हो गया, तब सबको ज्ञान याद आया कि ये फ्लड एरिया है। कैसे डॉक्टर हम पहुंचा रहे हैं, कैसी नर्सेज हम पहुंचा रहे हैं, कैसे अधिकारी हम EWS और फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट, आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे गेस्ट पंकज चतुर्वेदी जी, नेशनल बुक ट्रस्ट के पूर्व संपादक। स्वागत है पंकज जी। नमस्कार पंकज जी, पहली खबर जो आज की खबर है मुझे लगता है हमें लेनी चाहिए, वो है जम्मू कश्मीर पर हो रहे सक्सेसिव अटैक्स पर। जम्मू कश्मीर में लगातार अटैक हो रहे हैं।
और ये टेररिस्ट अटैक अब आपने देखा होगा कि जम्मू रीजन पर ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं। अभी रिसेंट अटैक जो है वो डोडा का है। इसमें दो नए समूहों का नाम आ रहा है, एक पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और एक कश्मीर टाइगर। जबकि मिलिट्री ये कह रही है, फौज ये कह रही है कि इस समय वहां पर लगभग 16 छोटे बड़े मिलिटेंट ग्रुप सक्रिय हैं। हमें ये बात समझनी है कि सन 2018 से, जून 2018 से सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर चार्ज लिए हुए इस, और जब इतनी विपरीत परिस्थिति है जम्मू और कश्मीर की, तो वहां एक परमानेंट डीजी भी नहीं रख पा रहे हैं हम। नवंबर 23 के बाद से कोई परमानेंट डीजी ही नहीं है। और जो वर्तमान डीजी आर आर स्वेन साहब हैं, उनकी भाषा आप देखिए वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो टेररिज्म बढ़ रहा है, जो आतंकवादियों के इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, उसमें रीजनल पार्टीज का रोल है। हाउ रेडिकुलस इट इज। देखिए, मुझे डिफेंस के मामले में मुझे कोई बहुत ज्यादा दखल नहीं है, लेकिन जो मैंने महसूस करता हूं कि जी इस देश में जब किसी भी स्टेट में नॉर्मलेंसी आई है, पंजाब हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। वो एक तरफ सुरक्षा बलों का दबाव है और दूसरे तरफ जमहूरियत भी है। जब तक हम डेमोक्रेटिक को वहां पर मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम वहां के लोगों को, हम जमीन पे कब्जा कर सकते हैं लेकिन जमीर पे और जन पे कब्जा नहीं कर सकते हैं। देखिए, पिछले लगभग 5.5 साल से कश्मीर का जो घाटी वाला इलाका है, वहां पे मानवाधिकार से लेकर मूलभूत सुविधाओं तरीके सबको कुचल के रख दिया गया और शेष देश कुछ बोला नहीं। सालों वहां पर इंटरनेट बंद रहा। इंटरनेट बंद होने के कारण जिन लोगों के बिजनेस बंद हो गए, वो सब लोग हम्म। दिल्ली और उस तरफ आए, तो दिल्ली में भी उन लोगों को यूएपीएससी के मामलों में बंद किया गया। ये बहुत सारे उदाहरण सामने। देखिए, कल का आपको बताऊं कि वहां पर श्रीनगर में जब ताजिए निकले, मोहर्रम का जुलूस निकला, तो उसके अंदर बड़ी संख्या में सिख काले कपड़ों में शामिल हुए, कश्मीरी पंडित शामिल हुए। कुछ जगहों पर लोगों ने पैलेस्तीन के झंडे लहराए और उसको लेकर पुलिस ने यूएपीए का मुकदमा कायम कर दिया। यूएपीए और स्पेशल एक्ट, जो स्टेट स्पेशल एक्ट है, वो लगभग एक तरीका है। वहां पर उसका इस्तेमाल इतनी निर्ममता से किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति यदि गलती से कोई काम कर रहा हो, लेकिन जब जेल से लौट के जाता है तो सेपरेटिस्ट और फंडामेंटलिस्ट बन के लौट रहा है। अभी हम किसी अखबार में, मुझे याद नहीं है, किसी हिंदी का अखबार है, उसमें एक लंबा ज्ञान भी छपा हुआ है। हम्म। मैं ज्ञान ही कहूंगा उसको, क्योंकि सब घटना होने के बाद ये उदित होता है कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली है, और जो 18वीं सदी का जो रूट था कश्मीर आने का, वो उस रूट का सहारा ले रहे हैं। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जिस इलाके में लगभग 5 लाख सुरक्षा बल लगातार 5 साल से घर घर एक एक व्यक्ति को मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें यदि अफगानिस्तान से चल के आतंकवादी आ जाते हैं, AK-47 लेकर आ जाते हैं, हैंड ग्रेनेड्स लेकर आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों की नीयत पर सवाल उठता है। और सबसे दुर्भाग्य ये है कि हमारे सुरक्षा बल के जवान मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्योंकि इस। हमारी जो फौज है वो डे टू डे कॉम्बैट फाइटिंग के लिए नहीं है। डे टू डे कॉम्बैट फाइटिंग के लिए लोकल लाइन एंड ऑर्डर है, देन पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपीएफ, बीएसएफ एंड अदर फोर्सेस है। देन जब सब किसी से काम नहीं चले, तब हमारी सेनाएं हैं। हुआ यह कि कश्मीर में हमने सबसे पहले, जहां तलवार की जरूरत थी, वहां हमने तोप से चलाना शुरू कर दिया, हम्म। फौज को लगा दिया। फौज की जो ट्रेनिंग होती है, फौज एग्रेसिव है, यानी वो अटैक करने के लिए। प्रिवेंशन का काम पुलिस का होता है। पुलिस की जो ट्रेनिंग है, जो सीआरपीसी आईपीसी पढ़ते हैं, उन लोगों की हम्म। ट्रेनिंग इस तरीके की होती है कि आपको प्रिवेंट करना है। बिल्कुल। हमने जब प्रिवेंशन की जरूरत थी, तभी हम लोगों ने एग्रेसिव फोर्स को सामने लगा दिया। और हम्म। जो भी सूचनाएं, अब आप सोचिए कि वहां पर आईबी काम कर रही है, रॉ काम कर रही है, बीएसएफ का अपना मिलिट्री का तंत्र है, आर्मी का अपना मिलिट्री का तंत्र है, लोकल इंटेलिजेंस है। हुआ यह कि
कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसा मैंने महसूस किया कि उन्होंने बस्तर पैटर्न को बहुत सारा अपनाया। बस्तर पैटर्न ये था कि लोकल लोगों को फौज यानी फोर्सेस में भर्ती करो, और जब सो कॉल्ड नक्सलाइट से कॉम्बैट की बात आए तो उन लोगों को मरने दो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों को जब लाशें गांव में जाएंगी तो उनका नक्सलाइट्स के प्रति नफरत या वो पैदा होगा। शुरुआत में ये प्रयोग कश्मीर में ही बहुत सारा हुआ। कश्मीर में बहुत सारे कश्मीरी पुलिस कर्मचारी और अधिकारी भी मारे गए। तो एक मुझे ध्यान है, मनमोहन सिंह के समय जब वहां पे पंचायत बॉडी इलेक्शन हुए थे तो 62 से 65% मतदान हुआ था। वो एक पास। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लौटने की तरीका था। फिर जिस प्रकार से वहां की जो निर्वाचित संस्थाएं थी उनको डिसॉल्व कर दिया गया, एक हिस्से को ऑटोनोमस काउंसिल बना दिया गया, दूसरे हिस्से को एलजी के अंतर्गत रख दिया गया, और वहां पर जो लगातार जो हो रहा है, अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो मालेगांव धमाके का मुख्य आरोपी है, वो श्रीनगर में एक शारदा पीठ है उसका शंकराचार्य बना बैठा है, और वो हर दिन गवर्नर के घर में कार्यक्रम करता है। तो जब हमारी इमेज ऐसी होगी, हमारे शंकराचार्य तथाकथित ऐसे हो जाएंगे, तो दूसरे पक्ष को आप किस बिना पर बोलेंगे कि आप वो आतंकवाद से दूर रहो या बम से दूर रहो? जिस बड़ी व्यक्ति पे ताज्जुब की बात चार्जशीट है। लग जी, 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 जी। जिस एक व्यक्ति पे आतंकवाद में बम फोड़ने की चार्जशीट चली है, उसको आप शंकराचार्य बनाकर अपने राजभवन में बुला लेते हो। और जबकि जो दूसरे जिन पे केवल फोन को लेकर, यानी आपको मजेदार चीज बताऊं, 3 साल पहले का केस है, वहां पर एनआईए की टीम चेंज हुई। जैसे एनआईए की टीम चेंज हुई तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रीवियस एनआईए की टीम के जो लोग मुखबिर के रूप में या उनके सपोर्टर के रूप में काम करते थे, उसके अंदर एक बहुत बड़ा एनजीओ चलाने वाला जावेद भी हैं, एक हनान मन्नान करके लड़का है जो जिसके फोटोग्राफ गार्जियन सरी के अखबारों में छपते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने पिछली गवर्नमेंट के साथ में, यानी पिछली रिजिम के साथ में, गवर्नमेंट का मतलब एनआईए वहां पर श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम कराया, बीएसएफ के कार्यक्रम, उन सबको उठा के उन्होंने बंद कर दिया। यहां तक तो ठीक है, जो एनआईए का एसएसपी था नेगी, हम्म, उस पर भी मुकदमा कायम कर दिया। और दिल्ली पुलिस से डेपुटेशन में गए थे अजय शुक्ला जी, बड़ी मुश्किल से पॉलिटिकल अप्रोच से बच गए, उनका नाम भी उसमें था। जब शुक्ला जी फंसने लगे, बहुत नेता फंसने लगे, तब उसमें से नेगी जी को थोड़ा सा निकाला गया। लेकिन वो जो बाकी लोग हैं, जैसे मन्नान की जमानत दिल्ली से हो गई, उसको अभी कश्मीर पुलिस ने बंद कर दिया। वो उसकी तारीख थी पेशी पे, उसको दिल्ली आना था, वो बैंक पैसे निकालने गया, उसको बीच में से उठा लिया गया, बोले इसको फंडिंग का पैसा मिला है। वो कह रहा हमें 12,000 रुपए में तो दिल्ली जाना था, मेरी तारीख इसलिए आना था, उसको फिर से वहां पे यूएपीए बना दिया। ये एक जो तंत्र चल रहा है, हम भरोसा कैसे जीतेंगे लोगों का? बिल्कुल सही बात है, और भरोसा सबसे नहीं बड़ी चीज जीतते। है कि, और ये जो हम लोगों ने गांव में हमारे शहीदों के पार्थिव शरीर जा रहे हैं और वहां पर हम नारे लगवा रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। भाई पाकिस्तान, आपने दरवाजा खुला छोड़ा है, आपके घर में कुत्ता आके आपकी रोटी खा गया, तो कुत्ता मुर्दाबाद करोगे कि दरवाजा इसने खुला छोड़ा है उसको बोलोगे कि भाई साहब दरवाजा बंद रखो? सही आप बात। बताइए ना, मुझे नहीं मालूम है कि पाकिस्तान कितना दोषी है कि नहीं है, लेकिन जिन संस्थाओं पे उन इलाकों से ट्रेसपास रोकने की जिम्मेवारी है, मेरे हिसाब से वो तो प्रेमा फेसी दोषी है। जो पुलवामा निश्चित रूप से धमाके का दोषी। 3 है ना, 300 किलो आरडीएक्स आ गया, उसका आज तक रूट नहीं पता कर पाए, तो इनकी नीयत पे भी शक होता है कई बार कि आखिर चाहते क्या है। और जानबूझ, मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है कि इसमें बिल्कुल आपने सही कहा, नियत की ही बात है। आप सोचिए कि अखबारों में खबर है कि फौज का जो पेनिट्रेशन है वो घर घर इतना जबरदस्त है कि वो ये तक देख पा रहे हैं कि किसके किसके फोन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन काम कर रहा है, वीपीएन किसके का, किसके यस। फोन पे काम कर रहा है। अगर आपको ये तक मालूम है कि किसके किसके फोन में वीपीएन काम कर रहा है, तो आपको ये कैसे पता नहीं चल पाता कि सैकड़ों हजारों की संख्या में असलाहा गोला बारूद फ्रंटियर के अंदर चला आता है?
आपको ये कैसे पता नहीं मैं चल पाता? और अगर आप मैं इतने इवन आपको गंभीर हैं, जी, ये दिल्ली के अखबारों में थी, मैं आपको बताऊं कि पिछले 7 दिन में पंजाब में कम से कम 5 ऐसे इंसिडेंट हुए कि ड्रोन से आए हुए ड्रग्स और एमुनेशन पकड़े गए, जो ड्रोन से भेजे गए। ड्रोन से तो भेजे। पंजाब में क्या है कि सेपरेटिस्ट का कुछ हिस्सा वहां के लोकल गैंगस्टर से मिला हुआ है। ये पकड़े गए हैं, कितने नहीं पकड़े गए उसका कोई हिसाब नहीं है। जबकि हुँ, कश्मीर वाले हिस्से में तो ड्रोन का उड़ना भी लगभग असंभव है। वहां पे जो ड्रोन है वो उस पर बहुत सारी मॉनिटरिंग है, बहुत सारी चीजें बिल्कुल, वहां पर इस प्रकार के नेटवर्क्स नहीं है। इसका मतलब तो नियत सरप्राइजिंग की है। बात है, निश्चित रूप से नियत की बात है, वरना इतना सब कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात सबसे अहम ये है, इस बात को यहाँ खत्म करूंगा मैं ये कह के कि अगर आप इतने गंभीर हैं, आप पूरे देश में जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, धारा 370 हटाने की बात की है, आप 6 साल से वहां पर जमे हुए हैं, केंद्र की सत्ता स्थापित किए हुए हैं, और पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप किस पर टालना चाहते हैं? रीजनल पार्टीज पर टाल रहे हैं। वो आपका जो इंचार्ज डीजीपी है वो रीजनल पार्टी पर टाल रहा है। आप एक परमानेंट डीजीपी नहीं रख पा रहे हैं वहां पर। कितने गंभीर हैं आप कश्मीर को लेकर भाई? आपकी गंभीरता पर ही नहीं, वो शक है। रखना भी नहीं चाहते हैं, वो रखना भी नहीं रखना चाहते नहीं। हैं। तो हर जगह तो है ना, इंचार्ज से वहां ही पे काम चला रहे हैं ये। अब ये हर जगह इंचार्ज से काम चला रहे हैं, चाहे लोकसभा देख लीजिए आप। लोकसभा उपाध्यक्ष 2019 के बाद बना ही नहीं, अभी तक नहीं बन पाया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है रेट कि भाई लोकसभा उपाध्यक्ष बनवाइए। जो काम संसद का है वो आप कोर्ट करेगा। आप जितने टॉप सीट पोस्ट है उसमें देख लीजिए ना, कितने साल से लोग डेपुट एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। एक्सटेंशन भी कृपा दृष्टि पोस्टिंग ही है। वो भी हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से एक्सटेंशन जो है वो भी एक एडोकिज्म ही है कि आपसे काम हम्म, चला रहे हैं। सही बात है। और यहाँ ये कर रहे हैं और बाकी अन्य राज्यों में और बुरी हालत कर रखी है। असम का एक खबर है, देखिए आपने भी पढ़ी होगी इसमें। असम के जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो ये भूल गए हैं कि वो भारतीय संविधान से चुने गए हैं। भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 164 है वो उससे आते हैं। संवैधानिक मर्यादा उनको समझनी पड़ेगी। वो एक फर्जी डाटा दे रहे हैं, कह रहे हैं आज मेरी जिंदगी का सबसे कठिन समय है। आज आज मेरे लिए जीने मरने का सवाल ये है कि मुस्लिम पॉपुलेशन 1951 में 40%। 12% से आज 40% हो गई। जबकि तथ्य ये है कि 1951 में गलत वो जानकारी है। 24% थे। आज 2011 की सेंसस के हिसाब से वो 34% है। इतना झूठ बोल नहीं, क्यों रहे गलत, हैं आप? कह रहे वो हैं, और डेटा आप कह रहे हैं गलत मेरे है। लिए जीने मरने का सवाल है। देखिए क्या है कि झारखंड में चुनाव के प्रभारी हैं हेमंता जी, और हेमंता जी इस समय असम से ज्यादा झारखंड में पाए जाते हैं। झारखंड में जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है वो केवल लगभग छत्तीसगढ़ के तर्ज पर लड़ रही है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एक हत्या को उन्होंने सांप्रदायिक रंग देके पोलराइजेशन किया था, ठीक उसी हम्म, तरीके से झारखंड में उनका जो मेन टारगेट है वो ये है कि जो आदिवासी इलाके हैं उसमें मुस्लिम डोमिनेशन बढ़ रहा है, वहां पे घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, मुसलमान लोग आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। ये उनका हम्म, मुख्य चुनावी मुद्दा झारखंड में है। तो हम्म, हिमंता जी ने जो है बयान दिया है वो रांची में दिया है, रांची एयरपोर्ट पे दिया है। तो हम्म, उनका इसमें जो टारगेट है वो बेसिकली झारखंड की पब्लिक है। और वो झूठ बोलने में उनका कोई माहिर है, जवाब नहीं है। है ना। माहिर। सन 71 बिल्कुल। के बाद में किस प्रकार की डेमोग्राफी बॉर्डर स्टेट में बढ़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है। जब पूर्वी पाकिस्तान पे पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं का हमला बढ़ा था तो बड़े संख्या में जो हमारे यहाँ लोग शरणार्थी आए थे, उसके अंदर बिल्कुल। हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। और जानकार आश्चर्य कि वहां से हुए जो आए हुए शरणार्थी थे, हिंदू और मुसलमान दोनों, उनको छत्तीसगढ़ में भी बसाया गया था और यूपी के पीलीभीत के आसपास भी बसाया गया था। वो हम्म, अकेले सीमावर्ती इलाके की समस्या नहीं है। देखिए डेमोग्राफिक चेंज होने में इसमें कहीं कोई शक नहीं है। असम में मुस्लिम पॉपुलेशन का इलिटरेसी रेट, अर्ली एज मैरिज, ये कुछ कारण है वहां पर। लेकिन आप 10 साल से 8 साल से सत्ता में हो, आपने उस पर क्या किया? क्योंकि सीमा का जो सीमाओं की सुरक्षा है वो सीमा से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट की तो फौज लगती भी नहीं है वहां पर। तो आप क्या कर रहे हो?
आप क्या हम कर रहे हैं? सही बात है, सेंट्रल सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है और आप कहते हैं कि जीवन मृत्यु का सवाल है। वहां बाढ़ से अब तक 4 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं पंकज जी, लगभग 100 कहाँ लोग मर चुके हैं। असम में 4 लाख लोग आंकड़े नहीं भैया, आंकड़े बता रहे हैं 23 लाख, अखबारों में। 23 लाख, 23 लाख लोग। इस वाली बाढ़ में यस, पिछले बाढ़ में केवल 16 जिलों में बाढ़ थी, इस बार 24 जिलों में बाढ़ है। तो ये जीवन मरने का अकेले प्रश्न नहीं है उनके लिए। अकेले काजीरंगा में आज की तारीख तक 10 तो गैंडे मर चुके हैं डूबने से, और वहां मरने वाले जानवरों की संख्या 200 से ऊपर है। 100 से अधिक आदमी मर गए हैं, मतलब इंसान मर गए। कुछ जगहों, सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं कि जो इस बार की बाढ़ है उसने बहुत सारे खेतों को उजाड़ दिया है, जो आने वाले दिनों में भुखमरी और बेरोजगारी के रूप में सामने आएंगे। और असम की बाढ़ अकेले बाढ़ नहीं है, वो पूरी जमीन काट के ले जा रही है। हिमंता जी को उसकी चिंता नहीं है, यही बात यही है बात ना, कह रहा उनको हूँ। अपने राज्य की चिंता नहीं है। वहां पर आपको बताऊं कि कुछ जिलों में कांग्रेस की टीम नाव के जरिए राहत सामग्री लेके गई है, जहां पर राज्य सरकार की सामग्री नहीं गई, क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाका है। ये ऑन इसका रिकॉर्ड है। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि राज्य में फैली अफरा तफरी से निपटने के लिए हिंदू मुस्लिम जो है कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इसके अतिरिक्त और कुछ भी बिल्कुल, नहीं है। जब 23 लाख लोग प्रभावित हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। 23 लाख लोग प्रभावित। और ये हम्म हर राज्य में, अकेले आप यूपी को देख लीजिए ना। आपके यूपी में जब हम्म अकबरपुर और मुस्लिम इस्लामपुर सरीकी बस्तियों पे बुलडोजर चल रहा था, तब सबको कुकरेल नदी की चिंता हो रही थी। जब वो बुलडोजर का रुख पंतनगर की हो गया, तब सबको ज्ञान याद आया कि ये फ्लड एरिया है। अब फ्लड 2600 एरिया है। मकान 2600 मकान, 50,000 लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तब तो लोग सही बहुत बात। खुश थे कि मुल्लों का पेचकस टाइट हो रहा है। हम्म। ठीक है। और अब जब पंतनगर की बारी आ गई, तब उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये जो हर सरकार सांप्रदायिक हो रही है। आप सांप्रदायिकता का चरम वेस्टर्न यूपी में देखिए, कांवड़ मार्ग पे वहां का एसपी कह रहा है कि हर दुकान पर उसके संचालक के नाम का बड़ा बड़ा बोर्ड हो, जिससे कि जो कांवड़ कांवड़िए हैं यात्री, किसी दूसरे धर्म के आन से सामान खरीद के ना खा लें। पूरे यही देश बताइए। में सब्जी और फल बेचने वाले मुस्लिम हैं, और कोई भी अपना बोर्ड लगा के नहीं बेचता है। बेशर्मी है ये, भाई या तो बहुत ही बेशर्मी, आप एक इनकॉम्पिटेंट। यूनिफाइड, यानी हम धार्मिक आधार पर यानी जिसको कहना चाहिए छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये भारतीय संविधान के खिलाफ है कि आप छुआछूत को बढ़ा दे रहे हो, कि आप इस जात पंथ धर्म कास्ट या जेंडर के हो, इसलिए मैं आपका छुआ नहीं खाऊंगा। ये अवैध है, इलीगल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, और ये सारा कुछ हो रहा है यूपीएससी से चुने गए, ये यूपीएससी से चुने हुए अधिकारी हैं, सोचिए आप। यंग यंग आईपीएस, ऐसा भी नहीं कि कोई प्रमोट ही हुई है। और तभी मुझे लगता है वो खेड़ेकर वाले मामले में वो तो 7% विकलांग है। मुझे लग रहा है कि विकलांग कोटा और एक जो ये है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, ये कोटा, ये दोनों मुझे लगता है कि दुनिया के देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार हैं। ये सबसे बड़े स्कैम बन के आए हैं। आप जरा सोचिए कि खबरें ये हैं कि इनका जो मैडम का है, खेडकर मैडम का, इनका तो खैर आपने बता दिया, 7% इनकी मोबिलिटी से संबंधित जो वो डिसेबिलिटी है, वो सिर्फ 7% है, जबकि यूपीएससी डिमांड करता है रिजर्वेशन के लिए 40%। 40% करता है। ये महिला जो अधिकारी हैं, जो पूर्व अधिकारी कही जानी चाहिए, अब ये जो महिला पूर्व अधिकारी हैं, ये एम्स गई ही नहीं अपना क्रॉस चेकअप कराने के लिए। नहीं छह कर बार अपॉइंट 6 बार अपॉइंटमेंट इन्होंने कैंसिल किया अपना, ये गई ही नहीं। अच्छा, इतनी सारी खबरें आ रही हैं कि एक एक अधिकारी बनता है, एक लड़का अधिकारी बनता है, आईआरएस होता है 2 साल के लिए, कोई आईडीएस हो जाता है, कोई आईआरटीएस होता है, ठीक है, और इसके बाद 2 साल तक बने रहने के बाद वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेता है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेता क्लास 1 की नौकरी 2 साल तक करने के बाद आप ईडब्ल्यूएस रह गए, कैसे? है। मैंने कुणाल यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कॉलेज के रिक्रूटमेंट में एक देखा था कि भाई आदमी 3 साल से कॉन्ट्रेक्चुअल पढ़ा रहा है, उसके पास अपनी कार है। यदि हम्म पिताजी और उनके नाम देखें तो 150-200 एकड़ खेती है प्रतापगढ़ सरीके जिले में।
और वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके अभी भर्ती हो गए वहां के कॉलेज में। ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। ईडब्ल्यूएस समझ में आ रहा है कि ईडब्ल्यूएस से बड़ा तो स्कैम ही नहीं है रिसेंट डेज में, और इसमें पूरी तरह गवर्नमेंट शामिल है निश्चित रूप से। बहुत सारे लोगों के बच्चों को फायदा हो रहा होगा, कोई एक बात नहीं है, तो बात जब जांच होगी तो खुलेगी। भाई आप देख लीजिए ना, ये विकलांग वाला है, खुल गया है। हम लोग हाँ। पिछले से पिछले एपिसोड में आईएएस की भर्ती और उसकी प्रक्रिया पे चर्चा कर ही रहे थे। तो खेड़ेकर हम्म। मैडम बानगी है उसकी, एक छोटा सा। हो सकता है कि सर्टिफिकेट चेक होने शुरू करें तो थोक में निकले ऐसे लोग। थोक में निकलेंगे। अभिषेक सिंह का भी निकला, आपने देखा ही होगा, ये जो दुर्गा या शक्ति नागपाल के हस्बैंड है, दुर्गा उनका भी शक्ति निकला। नागपाल के हस्बैंड है। हाँ, वो तो हीरो अभिषेक। हीरो बनना चाहते थे कहीं पे। हाँ, और उनकी मोबिलिटी की समस्या पैर की ही थी। पैर की मोबिलिटी ही थी जिसमें दिक्कत हो रही थी, ऑर्थोपेडिक जो प्रॉब्लम थी उनको। उसमें हम एक देख रहे खबर। हैं कि ये नोएडा, सॉरी, जी। नोएडा के कलेक्टर है सुहास। वो वास्तव में हाथ से उनका हाथ खराब है, और वो लगातार एक एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी के रूप में पैरा ओलंपिक में लगातार हाँ, पदक लेके आ रहे हैं। तो ऐसे सही लोग में। हैं, लेकिन ये असली लोगों के ऊपर ये लोग सब कलंक हैं इस किस्म के लोग। और यही मुझे बात लगता है। है कि एडमिनिस्ट्रेशन में यही लोग आ गए हैं, इसलिए दुकानदार का नाम और अछूत को बढ़ावा सरीकी बातों को ये यानी रिमोटली कर रहे हैं। आपको आरएसएस ने जो बोल दिया आप वो कर रहे हो, ये सोचे बगैर कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको जो 3 शेयर के साथ में गजट नोटिफिकेशन किया है, तो आपकी जिम्मेवारी क्या है। सही बात है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के सिद्धांत को खत्म करने की बात, अस्पृश्यता की बीमारी को खत्म करने की बात करता है। ये और ये उसके विपरीत है ये। और ये दोबारा अस्पृश्यता को ला रहे हैं, धार्मिक आधार पर अस्पृश्यता को लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है योगी जी के पास शायद यही बस बचा होगा, कांवड़ यात्रियों वाला ही सिस्टम बचा है कि इन्हीं के माध्यम से और हिंदू मुस्लिम करके कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इनके खिलाफ बहुत सारी बातें चल रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी मोर्चा खोले हुए हैं, केंद्र सरकार मोर्चा खोले हुए दिख रही है। इस पर बहुत बातचीत करने का तो मतलब नहीं, क्योंकि ज्यादातर स्पेकुलेशन ही है। पर फिर भी इनकी स्पेकुलेशन। लेकिन फिर भी इनको मतलब कुछ तो परेशानी है ही, इसका मतलब अभी जितनी बातें चल रही हैं इस हिसाब से। नहीं, इन सब लोगों ने हर राज्य को अपना चरागाह समझ लिया है। जैसे कि मध्य प्रदेश में आप जो कुछ भी कर रहे हो आपको अलाउड है, इसलिए वहां कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जहां पर आपकी सीट कम हो गई तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना ही नहीं था। यानी मन में हम्म। लगता है कि आपका डीएम क्या कर रहा था, आपकी ईवीएम क्या कर रही थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी। सबको मिलकर जिताना चाहिए था। हाँ, आप देख लीजिए ना, उन सभी राज्यों में ये बिलबिला रहे हैं। जहां हम्म। पर है महाराष्ट्र में वही स्थिति है। महाराष्ट्र में अ, लोकसभा में के चुनाव में कम सीट मिलने का पूरा जो टिकट है वो अजीत पवार पे फाड़ दिया उन्होंने, कि अजीत पवार के कारण ऐसा हुआ, अजीत पवार भ्रष्ट था, उसको लिया इसलिए ऐसे हुआ, अजीत पवार ने ऐसा किया इसलिए हमारी सीट कम होगी। हर राज्य में ये स्थिति है। अभी मध्य प्रदेश में मैं आपको बताऊं कि एक बीजेपी के एमएलए हैं राजकुमार, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, शायद कवर्धा से या लांजी कहीं से हो। उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की भर्ती के लिए, अनुबंध के भर्ती के लिए 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, और जितनी सैलरी कही जाती है उतनी सैलरी भी नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश की हालत है। बीजेपी का एमएलए आज के दैनिक भास्कर में वहां के फर्स्ट पेज पे कवर है, ये दिल्ली तक नहीं आएगी। हालत खराब नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं है। दिल्ली लखनऊ किसी है अखबार ना। में नहीं है। ऐसे ही अभी हम लोग। भास्कर में आज एक और खबर है कि देश में काम करने वाले लोगों की संख्या जो वर्किंग थे वो 3% बढ़ी है, लेकिन बेरोजगारी की दर 6% बढ़ी है। ये भी भास्कर में ही खबर है, वो दिल्ली तक नहीं आएगी वो। भास्कर में खबर मुझे मिली थी। और ये बेरोजगारी की खबर को लेकर एक बात और है, एक तथ्य और है, ये हेमंता विश्व शर्मा जो छिपाते रहते हैं, कि 2022 में हालत ये थी कि इनके यहाँ पर जो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या थी वो 7 गुना बढ़ गई थी, पंकज जी। असम में। हाँ, असम में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बिल्कुल 7 गुना। सही। ट्रू। खैर, दैट एक इज ट्रू। एक खबर यही इन्हीं के असम के बगल से ही है, पश्चिम बंगाल से। शुभेंदु अधिकारी फ्रस्ट्रेट हैं बहुत ज्यादा और कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है।
इस नारे की जरूरत नहीं, हमें बात सिर्फ इतनी करनी चाहिए, जो हमारे साथ है हम उसी के हम साथ हैं। उनके साथ। हाँ, बाकी कोई मतलब नहीं। मतलब ये कहने का नहीं, मतलब ये है कि उसके उसके आगे भी एक बात है जो यूपी के अखबारों ने नहीं छापी है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक विभागों को बंद कर देना चाहिए। ये करना क्या चाहते हैं, ये ये देश में करना क्या चाहते हैं? मतलब आतंक फैलाना चाहते हैं? बिल्कुल अस्थिर कर देंगे क्या देश को? ये तो अस्थिर करने की साजिश समझ में आती। आपका प्रधानमंत्री कम से कम मुंह से तो बोल रहा है ना ये कि सबका साथ सबका विकास, आप उसी को फॉलो करते रहते, वो भी नहीं आपसे झिल रहा है। निहायत उकसाने वाली हरकतें हैं। और मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी को ये लग रहा है कि अब विधानसभा चुनाव अभी करीब है नहीं, लोकसभा चुनाव भी अभी करीब है नहीं, और आने हम्म। वाले दिनों में वो अपने वोट बैंक को पकड़ के बचा के नहीं रख पाएंगे, और उनके पास करने को कुछ नहीं बच रहा है। ही डू नॉट, देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पर जितने किस्म के पत्ते थे उन्होंने सब खेल दिए थे। सांप्रदायिकता वाला, मितुआ वाला कि जो वहां से हिंदू आए उनको नागरिकता देने वाला, बिल्कुल। इसके अलावा विपक्षी एकता के विखंडन को लेकर हम्म। सीबीआई से लेके हाई कोर्ट तक के दुरुपयोग करने तक को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहां पर अब कोई सफलता नहीं मिली। उनके पास तो कुछ विकल्प नहीं बच रहा है कि व्हाट विल बी माय नेक्स्ट मोड ऑफ अप्रेंडी। आप बताइए ना क्या बचा। उन्होंने सब कुछ किया। सांप्रदायिक कार्ड उन्होंने पहले भी खेला, दल बदल का कार्ड उन्होंने पहले खेला, मितुआ हिंदुओं वाला कार्ड वो खेल के देख चुके हैं। मोदी जी तो पिछले चुनाव में वो मंदिर में दर्शन करने तक चले गए थे, और है हिंदू ना। महिलाओं के फिर बलात्कार की कहानी गढ़ डाली उन्होंने, देख वो लीजिए आप। हो गया, वो भी नहीं हुआ। आपने जो नागरिकता बिल वाला मसला था, सीए वाला, वो भी आप चाल। अब शुभेंदु अपने एरिया को बढ़ा नहीं पाए, घट गया। और तो वहां पर क्या है कि असल में बंगाल में भी बीजेपी की जो इनफाइट है उत्तर प्रदेश तरीकी है। वहां पर एक तरफ दिलीप घोष तरीके लोग हैं जो लोग मूल हम्म। रूप से बीजेपी के हैं, जिन्होंने लाते घुसे भी खाए, वो दूसरे ये आयातित हैं। तो वहां हम्म। पर अस्तित्व की लड़ाई का समस्या है। अस्तित्व की लड़ाई पर आप नया क्या करो। हम्म। और पश्चिम ठीक है, बंगाल की जनता तो ने सब नकार दिए, जितनी इनकी स्ट्रेटजीज थी सबको पश्चिम नकार दिया बंगाल की उन्होंने। सब नकार चुकी। तो ये दुर्भाग्य है। और शुभेंदु अधिकारी श्री के लोग जो हैं हम्म। बंगाल में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये इनका जो मैक्सिमम मिलना था मिल चुके हैं, और इससे ज्यादा इनको कभी नहीं मिलेगा। उफ, ये हम्म। अपनी सियासतों के कारण ये सब लोग इस देश को के मूल चरित्र को नष्ट कर रहे हैं। एक ये खबर आपके सामने आई होगी जिसमें कर्नाटक सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही निजी क्षेत्र में आरक्षण लेकर के आए थे, उससे हाँ, संबंधित एक बिल लेकर आए थे। शत- और आज आज उसको जो है उन्होंने कल उसने उस बिल को हॉल्ट कर दिया है, उसको रोक दिया है। हमें नहीं ये लगता कि इस किस्म के बिल लाने का मतलब आपको पहले से मालूम था कि बिल कभी मतलब सरवाइव नहीं करेंगे? भाई आप ही ऐसे समझिए ना कि कर्नाटक कर्नाटक इंडस्ट्रियल स्टेट है, खासकर आईटी इंडस्ट्री से संबंधित। आईटी को लेकर है। हाँ, और वहाँ देश देश विदेश के लोग पहुंचते हैं। अब आप मैंडेटरी कर रहे हैं कि 50% लोग मैनेजमेंट में कन्नड़ होने चाहिए और 75% हम्म, आम वर्क फोर्स में कन्नड़ होने चाहिए। कहाँ से होंगे? पॉसिबल नहीं है। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही। मुझे लगता है कि ये भी ये एक किस्म की ऐसी, पॉपुलरिटी हाँ पॉपुलर। पॉपुलरिटी स्कैंडल है। पॉपुलरिटी स्कैंडल है, इससे ज्यादा कुछ हम्म। है नहीं। हम अपने राज्य के युवाओं के लिए कोई विशेष कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम इस हम्म। प्रकार का करते हैं। अब महाराष्ट्र में उन्होंने लड़कों को 10,000 रुपए साल देने की शुरुआत करना शुरू कर दिया। अभी तक लाडली बहना थी, अब लाडला लड़का भी हो गया वहां पर। लाडला लड़का। हाँ, हाँ, वहाँ लाडला लड़का जो है, लाडला मुलगा प्रोग्राम शुरू कर दिया उन्होंने। उसको 10,000 रुपए देंगे। तो जब हमारे पास में कोई विजन नहीं होता है हम्म। रोजगार को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर, तो हम ये इस प्रकार निहायत मूर्खता के कदम उठाते हैं। और सिद्धारमैया का ये कदम को मैं मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। निश्चित रूप से ये आज नीट नीट पर जो
आज नीट पर सुनवाई है, नीट यूजी 2024 आज वाले सुनवाई मामले है। की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इसमें आईआईटी दिल्ली के एक एक्सपर्ट हैं वैभव, उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली में, उन्होंने आईआईटी मद्रास की जो स्टडी है उसको खारिज कर दिया है। अपनी एक स्टडी दी है जिस पर आज चर्चा होगी, जो आज कोर्ट के सामने पेश भी की जाएगी। आईआईटी मद्रास ने स्टडी करके बताया था कि पिछले 2 सालों में 2023-24 में जो मार्क्स मिले हैं छात्रों को, उनमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। और इन्होंने इसको स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड पर इनकी रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि छोटा सा मामला है, सरकार इसमें री एग्जाम करके इसको खत्म कर सकती थी, री एग्जाम ही नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि लोग पकड़े जा रहे हैं। ये तक अच्छा, एक बड़ी आश्चर्य की चीज है, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको भरोसा होगा भी, कि एनटीए के ट्रंक से पेपर चुरा लिया गया। ऐसा हो सकता है? हाँ, मेरे को संभव नहीं लग रहा जो उन्होंने बोल रहा है कि बक्से से पेपर चोरी हुई है। किसी ने दिया है, कोई मिला है, टॉप ऑफिशियल मिला है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। भाई सील सब कुछ दस्तखतों के साथ होता है। आप सील तोड़ोगे तो दस्तखत खत्म हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी सील कोई भी लगा देगा। देखिए, यदि हम नीट मामले में डेमोक्रेसी को सामने रखें, डेमोक्रेसी कहती कि जो बहुसंख्यक कह रहे हैं हमको उनकी बात मानना चाहिए, तो जो सिलेक्ट हुए हैं वो तो अभी भी अल्पमत में, जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, जो नीट को फिर से करने की बात कर रहे हैं, वो अभी भी बहुमत में है ना। लेकिन बस वही है कि जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उन्हें पता नहीं कितने करोड़ का लेन देन और किस नेता तक गया हुआ। यूपी में तो थोड़ा सा मालूम पड़ी भी गया कि सुहा सपा के एमएलए और कई लोग शामिल है उसमें, है ना। कहाँ शामिल है वो अपने क्या पता है। अभी तो यही होता है कि जो सामने पकड़ में आ जाता है, क्योंकि ये जो मुझे लगता है ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल गेम है। जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जितने प्राइवेट इस प्रकार के संस्थाएं, ये बहुत पावरफुल राजनेताओं से जुड़ी हुई हैं, और वो अपने रिजल्ट को अच्छा दिखाने के लिए, जितना अच्छा रिजल्ट होगा उतना ज्यादा वो अंडर द टेबल लोग देके आपके इंस्टीट्यूशन में आएंगे। तो उसके चक्कर में ये लोग अपने संस्थाओं को नाम और देने के लिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ये सब कराते हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कराते हैं। और परीक्षाएं तो पूरी तरीके से कंप्रोमाइज है। अभी देखिए, आज की खबर है जिसमें कल सीतापुर में एक एग्जाम हुआ था, एसजीपीजीआई का नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम था, उसमें भी 10 नकल कर रहा। हाँ, नकल करवा, बताइए, नकल करवा ये हालत। तो कैसे डॉक्टर हम पहुंचा रहे हैं, कैसी नर्सेज हम पहुंचा रहे हैं, कैसे अधिकारी हम ईडब्ल्यूएस और फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं। दुर्भाग्य है। देखिए ना, तभी तो यूपी में अभी इतने बड़े लेवल पर सरकार ने टीचर्स के साथ में ऑनलाइन हाजिरी, फिर उसमें बाद में उसको थोड़ा सा 2 कदम पीछे लेना, ये क्या है भाई? नहीं तो ऑनलाइन हाजिरी के मामले में सही तो है। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप अध्यापकों की ऑनलाइन हाजिरी कर रहे हैं, आपके यहाँ पर 80% प्राथमिक विद्यालय, 85% प्राथमिक विद्यालय रूरल एरिया में है। आप पहले, आपका जिलाधिकारी ये इंश्योर करके बताए कि हर जगह ऑल वेदर रोड है। अगर वहां बिजली है, अगर वहां 2-2 फुट का कीचड़ होगा तो आदमी कैसे जाएगा बरसात में? बिजली भी नहीं है, सही बात है। 48-49 टेम्परेचर में वो जो गरीब बच्चे एक कमरे के स्कूल में कैसे बैठते हैं, और जाहिर है कि टीचर भी साथ में बैठता है, टीचर भी ह्यूमन है, वो अनह्यूमन आपने पूरा तंत्र बना रखा है। वो टीचर के पास काम कितने हैं? अभी तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि टीचर आवारा पशुओं को भी पकड़ेगा और घेरेगा, उनकी भी गिनती करेगा, मट्टी का तेल वो बांटेगा, राशन कार्ड वो बांटेगा, चुनाव वो कराएगा, जनगणना वो कराएगा, बच्चों को स्कूल ले जाने का एनरोलमेंट वो करेगा। तो आप ये भी तो सोचो कि जब आपने उसको मल्टीटास्किंग बना रखा है, तो उसको आपने क्या फैसिलिटी दी है? कोई फैसिलिटी नहीं है। एक मॉडल स्कूल होता जिसके अंदर 4 कमरे होते और टीचर के लिए भी 4 कमरे का साथ में घर होता, और उसके बाद में बोलते कि आपको बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज अकेले हाजिरी नहीं है ना उसमें, उसके बाद आपका उसको लॉक कर देंगे। आप देर से आएंगे तो आपकी इतनी छुट्टियां कट जाएंगी। कितने कितने उसमें तमाशे हैं भाई। दिल्ली में मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, मोदी सरकार के आने के बाद में जब से
सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने बोला कि आपका बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद यहाँ के ऑफिसर्स में बड़ी संख्या में लोगों को डिप्रेशन, हाइपरटेंशन और डायबिटीज हुआ। क्योंकि मैं अपने घर से 8 बजे सही समय पे निकल रहा हूँ, लेकिन रास्ते में जाम है, बस खराब हो गई, वाटर लॉगिंग हो रही है, इसका कोई भी जिम्मेवार नहीं है। लेकिन वहां पर तो जैसे ही आपकी उंगली लगी और आपकी 2 डिले हुए, तो आपकी आधे दिन की सीएल कट गई। सही बात है। और 8 ही सीएल तो होती है, 16 दिन आपको 1 साल में देर से आने को मिला, तो उसके बाद आपकी ईएल कटनी शुरू हो जाएगी। ईएल का मतलब होता है कि आपका 1 दिन का वेतन, और वो भी ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो हम निश्चित ही ये प्रयोग बहुत जरूरी है। सरकारी कर्मचारी सही समय पर आए और सही तरीके से काम करें, ये सब के लिए पुख्ता और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन पैरेलली हमको ये भी देखना चाहिए कि हम उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं। जब दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली बसाई गई थी, तो दिल्ली के पूरे मिनिस्ट्रियल ऑफिस लुटियंस में थे। वो लुटियंस में ही फ्लैट बनाए गए थे कि भाई आप विद इन 3 किलोमीटर आप साइकिल से आए, चाहे पैदल आए, आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ये था ना तंत्र। उस तंत्र में आप बिल्कुल, इट शुड बी इन द सेकेंड। और लेकिन आप सोचिए कि प्राइमरी स्कूल के प्राइमरी शिक्षक को स्कूल आप पढ़ाने के अलावा सारा काम दे रखा है आपने, वो पढ़ा नहीं पाता। और वो देखिए, आपको ये सोचना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल का टीचर जिस जगह अपॉइंट है, वहां पे उसकी रेसिडेंशियल फैसिलिटी नहीं है। रेसिडेंशियल फैसिलिटी उसके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, है ना। उसको 10-25 किलोमीटर दूर रहने ही है। बिल्कुल। तो इसके अंदर यदि तंत्र बहुत अच्छा हो, तो पाबंदी बहुत जरूरी भी है। और उसके लिए हमारे राजनेताओं को सिद्ध करना चाहिए सबसे पहले कि देखिए, हमारे सभी सांसद जो हैं, ठीक समय 11 बजे हर सत्र में पहुंच जाते हैं, पूरे समय वहां बैठते हैं। वहां से भी सिद्ध करना शुरू करे, फिर एमएलए प्रूव करे, फिर नगर निगम आए, फिर सरपंच आए, उसके बाद बेचारे मास्टर का गर्दन पकड़ के वहीं लेटा लो उसको स्कूल में। सही बात है। और क्या, उसको परेशान कर रखा, बहुत बुरी हालत है ये जो जिस देश में है ना, प्रधानमंत्री जी महत्वपूर्ण सत्रों में ही पार्लियामेंट में नहीं आते हो, है ना। जिस देश में राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की समस्याओं को छोड़ के दूसरे राज्य में 6 महीने बाद होने वाले चुनाव की तैयारी में लगे हों, उसमें आप मास्टर को गर्दन पकड़ोगे। बिल्कुल सही बात। ये केवल मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ा सा एक किसी मुद्दे से दूसरे दिमाग हटाने की टैक्टिक के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मास्टर विरोध नहीं करते तो फंस जाते, बहुत बुरा फंसते। वो उन्होंने विरोध किया, वो विरोध, वो मजेदार चीज है, विरोध करने वाले भी जो संगठन है वो सब बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इसमें वहां पर ये पूरा मुझे लगता है नूरा कुश्ती है, जानबूझ के चलो थोड़े दिन इसमें सबको लटका के रखो। यही करते हैं, ये राजनीति बहुत सीधी सीधी नहीं है, ये नहीं है। और मुख्य मुद्दों पर भी ध्यान देते नहीं है। अब देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 72 घंटे में कांवड़ मार्ग जो है वो साफ सुथरा हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लीन हो जाना बहुत जरूरी है। पूरे प्रदेश में बाढ़ है, पूरा प्रदेश बाढ़ग्रस्त है। इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं दिख रही है। बस लोग दिख रहे हैं, वीडियोस दिख रहे हैं, परेशानी दिख रही है, हताशा दिख रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ खास नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ कांवड़ यात्रियों की सारी सुविधा देना बाकी नहीं। और जब कांवड़ यात्रा निकलेगी तो मास्टर सही समय पे पहुंच के ऑनलाइन हाजिरी कर पाएगा, इसका भी कोई इंश्योरेंस है क्या? कोई इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो कोई अश्योर ही नहीं कर रहे हैं। कांवड़ को तो उन्होंने एक ऐसा मान लिया है कि वो सबसे बड़ा वोट कैचर है, सबसे बड़ा। यानी हर साल 10 दिन कांवड़ के नाम पर सड़कों पे अराजकता रहती है, उपद्रव की स्थिति रहती है। तो मुझे लगता है देश में चाहे मुहर्रम के ताजिए हों, चाहे कांवड़ हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब का जुलूस हो, सड़क पे धार्मिक कार्य स्ट्रिक्टली बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। मेरे तरीका इंसान हो तो मैं बोलूं कि मेरठ से वो हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, कांवड़ियों को उसमें चढ़ाओ
वो दिल्ली के इस कोने से उस कोने तक उनको मेट्रो में बिठा के रात में केवल मेट्रो चलाओ कि दिलशाद गार्डन से मेट्रो में बैठो, रोहिणी पे उतरो और वहां से पैदल चले जाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं, पर ये उत्सव कैसे होगा? ये तो धार्मिक राजनीतिक उत्सव बन गया है ना, ये कोई सिर्फ रिलीजियस नफरत फैलाना। देखिए हर दिन हर साल ऑन एन एवरेज अकल वेस्टर्न यूपी में कम से कम 50 जगह कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह के उपद्रव होंगे। तूने मेरी कांवड़ छू ली, गिरा दिया, दूसरे जात का लोग छोके मुसलमान निकल गया, ठीक है, ये सब होता रहता है। अब दिल्ली में मतीन अहमद न जाने कितने सालों से सीलमपुर के पास में कांवड़ियों की स्वागत के लिए अपना स्टॉल लगाते। अब यूपी के एसपी के अनुसार तो अब उनको लगाना ही नहीं चाहिए, वो तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, छूतछात हो जाएगी, हो जाएगी ना। बिल्कुल, ये धार्मिक भाई 10 दिन यदि सभी 10 दिन मुसलमान जितने हैं सब सब्जी और फल का कारोबार बंद कर दे, फिर देखें क्या होता है। यानी अब मुझे लगता है बाजार में 2 केले दिखेंगे, राम केला, रहीम केला। है ना, अल्लाह का आम, भगवान का आम। है ना, तो अब यही करना पड़ेगा, यही बाकी रह गया, बस इतना ही बचा है। सही कह रहे हैं आप, राम केला मिलेगा, रहीम केला मिलेगा। अब जो केरल से नारियल आ रहा है वो पता नहीं किस मुसलमान के खेत से उगा है, क्रिश्चियन के खेत से उगा है, तो उसको जब नीचे उतरे तो उसमें चांद तारा या क्रॉस का निशान बना के बेचना पड़ेगा कि ईसाई का नारियल है ये। कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बिल्कुल बहुत ही अजीब बना दिया है, इस देश के माहौल को इतना अजीब बना दिया है कि कुछ दिन बाद अगर यही सब चलता रहा तो आम इंसान का रहना मुश्किल हो जाए। मुझे तो बिल्कुल लग रहा है वो एसपी साहब को अब किसी मुसलमान सब्जी वाले को सब्जी भी नहीं देना चाहिए, वरना एसपी साहब की जो घरवाली है वो बोल देगी कि अब तो जात निकाला हो गया। सही बात। कई सबसे बड़ी चीज है कि सोशल मीडिया पे हर्षवर्धन त्रिपाठी जो अपने आप को पत्रकार कहता है, इस किस्म का नालायक लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। हमने उनसे पूछा कि भाई आप प्रूफ करो कि आप हर्षवर्धन हो, आपने किसी का हर्ष बढ़ाया है और आप त्रिपाठी भी हो, प्रूफ करो, फिर ये नाम लगाओ, नहीं तो अपना नाम दुखवर्धन त्रिपाठी रखो। सोशल मीडिया में कुतर्क की भी कोई सीमा हो भाई। नहीं, कोई सीमा नहीं कुतर्क की, क्योंकि इसी पर वो पल रहे हैं। हमें ये समझना है कि कुतर्क उनके सर्वाइवल का एक साधन है, बिना उसके वो पल नहीं सकते हैं। अगर वो तर्क करेंगे तो उन्हें ऐसी ओर आकर खड़ा होना पड़ेगा जहां तकलीफें हैं, परेशानी है, सवाल हैं और समृद्धि नहीं है निश्चित रूप से। और जहां वो खड़े हैं इस समय, वहां कुतर्क है, समृद्धि है, पैसा है, लालच है, सब कुछ उपलब्ध है उनके लिए, इसलिए वहां वो खड़े हैं। भाई आप कल से आप बोलोगे रेस्टोरेंट में जितने वेटर घूम रहे हैं वो अपने नाम के साथ जात की पर्ची लगा के पूछे। मेरे घर में जो सामान डिलीवर करने आ रहा है वो अपने नाम, जात, धर्म, कर्म सब साथ लगा के भेजे। व्हाट ए नॉनसेंस। हम किस देश में रह रहे हैं भाई? हम क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इसका अधिकार नहीं दे रहा है। और एक एसपी बोल रहा है, यही सबसे ताज्जुब की बात। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी एस्टीम्ड बॉडी से चुनकर पहुंचा एक व्यक्ति और इस तरीके से बोल रहा। दुर्भाग्य। ठीक है पंकज जी, इसको यहीं खत्म करते हैं। नमस्ते।